अब की बरस तुझे धरती की रानी। नमस्कार मित्रों, गोलचक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। और सब ठीक ठाक बाटा, नोट्स वगैरह बनत बाटा कि नहीं सबके? नोट्स वगैरह अगर ना बनी ना तो 4 से 6 महीना बाद कुछ हाथ में ना आई। हम 31 साल के इस अनुभव में आपको बता रहे हैं कि नोट्सवा वगैरह सभी बनावा करा भैया। जितना भी क्लास चलत बाटा एक एक चीजिया का नोट्स बनावा करा, कीवर्ड लिखा, आपन जो ने ड्राफ्टिंग करा, आपन एक ट्रेंड एनालिसिस करा, ओके अपडेट करके कुछ नया मिले तो ओके फिर लिखा, अनुभव के साथ बतावा था ही, नहीं तो कुछ नया मिली। वो आपका अपना बुक होगा, आपके अपने सेंटेंस होगी, आपकी अपनी किताब होगी, आपको ड्राफ्टिंग करने में आसानी होगी, आपको अपडेट करने में आसानी होगी, रिवीजन करने में आसानी होगी। बार बार मास्टर इंफेसाइज इसलिए करता है कि नोट्स जरूर से जरूर आप बनाएं, क्योंकि मास्टर जब आता है ना तो ट्रेंड एनालिसिस करके आता है। मास्टर आपके सिलेबस के अंतर्गत बात करता है। मास्टर पूरी दीर्घकालिक प्रक्रिया की बात करता है। कोई शॉर्टकट तरीका यहां पर नहीं अपनाया जा रहा है। जब भी आप एक क्लास देखें तो पिछला वीडियो देखने के बाद ही क्लास देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर के उसमें देखें। हमने राज्य और राष्ट्र के बीच अंतर स्पष्ट किया, हमने संविधानवाद क्या होता है उसको लेकर के बताया, फिर हमने संवैधानिक विकास स्टार्ट किया और जबरदस्त कम से कम 7-8 क्लास, मतलब 7-8 दिन पूरा क्लास चला हुआ है संवैधानिक विकास का। फिर उसके बाद हमने संविधान सभा स्टार्ट किया, ये भी लगभग 1 हफ्ता तक चला हुआ है। फिर हमने क्या किया कि पीवाईक्यू आपको दिखाया, चूंकि आप तो देखने वाले नहीं है, प्रैक्टिस तो करने वाले आप नहीं है, कि जाकर के कम से कम मास्टर जो पढ़ा रहा है उसको देखें कि ससुरा क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कि ये जो मास्टर पढ़ा रहा है हो पा रहा है कि नहीं, उसके द्वारा पढ़ाया गया क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मास्टर स्वयं ला करके दिखा रहा है कि कम से कम देख लीजिए, आंख की पट्टी आपकी खुल जाए कि जो मास्टर पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है, आपके ट्रेंड एनालिसिस के अनुसार पढ़ा रहा है, आपके सिलेबस के अनुसार, किसी प्रकार का अनर्गल बातें नहीं कर रहा है वो। भाई मुझे गुस्सा क्यों आता है, साला दिमाग तब सटकता है मेरा जब जो है आप मेहनत नहीं करते हैं और आप वीडियो नहीं देखते हैं, है ना। तो भाई मैं इस प्रकार पढ़ा रहा हूं कि जैसे क्लासरूम, ऑफलाइन क्लासरूम चलता है, ताकि आप आसानी से नोट्स बना सकें। खैर, यहां पर संविधान सभा का पार्ट 1 हमने पीवाईक्यू आपको दिखा दिया है। जो भी चाहे आईएएस में पूछा गया हो, पीसीएस में पूछा गया हो, यूपीएससी में, जो भी कहीं पर भी, बीपीएससी में, आरएएस में, एमपीपीसीएस, कहीं पर भी, आरओआर हो, ये पार्ट 2 होगा। इस संविधान सभा का क्या होगा, पार्ट 2 होगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आना जरा, पहला वाला क्वेश्चन देखा, बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। अब यहां पर जब हम संविधान सभा की कार्रवाइयां पढ़ा रहे थे तो हमने 3 प्रकार की जो है संविधान सभा की, संविधान सभा, इस संविधान सभा की कार्रवाइयों में 3 प्रकार के हमने डेट आपको बताए थे। कार्रवाइयों में कौन कौन से समझिएगा जरा। एक बताया था मास्टर ने 9 दिसंबर 1946 का डेट, एक बताया गया था 11 दिसंबर 1946 का डेट, एक आपको बताया गया था 13 दिसंबर 1946 का डेट। ये तीनों डेट आपको याद होना चाहिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, फर्स्ट मीटिंग होती है संविधान सभा की, और यहां पर संविधान सभा के टोटल 211 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया, मतलब भाग लिया था। और मजे की बात है कि मुस्लिम लीग यहां पर भाग नहीं लेती है, इस बैठक का बहिष्कार करती है। और इसमें अस्थाई सदस्य का चुनाव नहीं हुआ था, अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था, इसमें अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। और अस्थाई अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। किसको बनाया गया था बाबू? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, साहब को बनाया गया था। ये आपको याद रखना है। क्या बनाया गया था? इनको प्रोटेम स्पीकर या फिर अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। इतनी बातें क्लियर पहले वाली बैठक से। दूसरी वाली बैठक में क्या किया गया? अब यहां पर अस्थाई अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। क्या? अस्थाई अध्यक्ष का चुनाव। और ये अस्थाई अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? हमारे देश के पहले जो राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को अस्थाई अध्यक्ष बनाया लिया जाता है। और मजे की बात है कि यहां पर 2 लोगों को उपाध्यक्ष बनाया जाता है, एक एच.सी. मुखर्जी को और दूसरा टी.डी. कृष्णमाचारी को। ये भी बातें पूछी गई हैं क्वेश्चन में। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग तीसरी बैठक पे। ये जो तीसरी बैठक से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तीसरी बैठक में क्या हुआ? यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। क्या पेश किया जाता है बाबू? उद्देश्य प्रस्ताव। और ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। ये डेटवा भी पूछा गया है। ये डेट याद रखिए कि कब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया पंडित नेहरू के द्वारा। ये 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। कब संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया जाता है? 22 जनवरी 1947 को। ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था?
इसमें यही था कि भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य घोषित करते हैं। भारत की शक्ति का जो प्रमुख स्रोत होगा, संविधान की शक्ति का जो प्रमुख स्रोत होगा, वो भारत की जनता में निहित होगा। यहां पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई, आपके अधिकारों की बात की गई, मौलिक अधिकारों की बात की जाती है। यहां पर अल्पसंख्यकों, यहां पर पिछड़ा वर्गों, यहां पर जो है जनजातियों की संरक्षण की बात की जाती है, यहां पर विश्व कल्याण की बात की जाती है, यहां पर विश्व शांति की बात की जाती है। किसमें? ये जो नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव था, और यही नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके, इसी नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को हमने क्या कहा? देश का प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना कहा, प्रियम्बल ऑफ इंडिया कहा। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या, कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू साहब ने रखा था। ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना? इतनी बातें आपको यहां पर रखनी है। और समझिएगा जरा, कुछ चीजें और जान लीजिए संविधान सभा संबंधित। किन किन समितियों के अध्यक्ष थे? संघ शक्ति समिति, संविधान सभा समिति, इसके अलावा राज्यों के लिए समिति। 3 समितियों को आपको याद रखना है। इन 3 समितियों की जो अध्यक्ष हैं वो जवाहरलाल नेहरू साहब हैं। फिर इसमें दिया है बी आर अंबेडकर। बी आर अंबेडकर के बारे में बस ये जानते रहिएगा कि प्रारूप समिति, जो ड्राफ्ट कमेटी थी, जो पांडुलेखन कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन है? बी आर अंबेडकर साहब हैं। 29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन किया गया था। इसमें 7 मेंबर थे। जो बी एन राव के द्वारा प्राथमिक प्रारूप तैयार किया गया था, उसकी जांच करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए, और समितियों के द्वारा किए गए कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए और संविधान का मूल रूप प्रदान करने के लिए यह प्रारूप समिति का गठन किया गया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब आपको याद रखना है। ये बी एन राव कौन है? बी एन राव संवैधानिक सलाहकार हैं। देश के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, पढ़े लिए इंटेलेक्चुअल व्यक्ति। भारत के संविधान का जो प्राथमिक प्रारूप था वो किसने तैयार किया था? बी एन राव ने। संविधान नहीं तैयार किया था, प्रारूप तैयार किया था इन्होंने। प्राथमिक प्रारूप तैयार किया था, एक ड्राफ्ट तैयार किया था। संविधान किसने तैयार किया था? सारे लोगों के जो है कार्यों का नतीजा था, परिणाम था। किसी एक व्यक्ति का जो है उसमें परिणाम नहीं था, कार्य नहीं था। हां, कुछ ऐसी समितियां थी जिनका वर्क जो है जबरदस्त होता है, जिसमें प्रारूप समिति जो बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में बनाई जाती है। ठीक है ना? महात्मा गांधी की भूमिका आप जो है संविधान सभा में बहुत कम देखेंगे। हालांकि इनकी जो फिलॉसफी थी वो आपको डीपीएसपी में दिखाई पड़ेगी। ठीक है ना? डीपीएसपी में क्या होगी? दिखाई पड़ेगी। तो ये जो है पहले वाले क्वेश्चन से हमने ये सब सारी चीजें सीखी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब सारी चीजें पसंद आई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो जरा दूसरा वाला क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई? भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ना? ये कह रहा है कि भारतीय संविधान से संबंधित कौन सा कथन सही है। पहला वाला कथन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। अरे बिल्कुल संविधान के निर्माण पर असर था। यही उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया जाता है, और यही चल के आगे प्रियम्बल ऑफ इंडिया बनता है, संविधान की प्रस्तावना बनता है। और संविधान की प्रस्तावना बनता है तो इसमें संविधान की प्रस्तावना जिसमें यह कहा गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा, राज्य की जो है प्रकृति निर्धारित की गई है, जिसमें भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र, इन सब की प्रकृति निर्धारित की गई है कि भारत का स्वरूप कैसा होगा, भारत की प्रकृति कैसी होगी, वो संपूर्ण प्रभु संपन्न की होगी, वो समाजवादी प्रवृत्ति की होगी, वो जो है गणतंत्रात्मक होगी, वो लोकतंत्रात्मक होगी। तो ये प्रस्तावना ही बताती है आपकी। यहां पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात प्रस्तावना ही करती है। तो एक बात बताइए, यहां पर संविधान के निर्माण पर असर डाल रही है कि नहीं डाल रही है? बिल्कुल डाल रही है कि जो प्रियम्बल ऑफ इंडिया देश की संविधान का जो है एक प्रमुख अंग है, इसमें संशोधन भी किया जाता है कि ताकि जो है भारत की भविष्यगत जो योजनाओं को बनाने में आसानी हो, कानून को बनाने में आसानी हो, और इसका एक जो है मार्ग ले सके न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है ना? तो ये क्या है? प्रियम्बल ऑफ इंडिया, जो कि जो है संविधान के बिंदुओं पर इंपैक्ट डालती है। फिर उसके बाद पहला वाला कथन सही है। पहला वाला कथन क्या है? सही है कि इनमें से संविधान निर्माण से संबंधित कथनों पर विचार करिए, और ये आपका बात सही है कि नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये संविधान सभा ने जिसको स्वीकार किया था, ये संविधान पर क्या डालता है? प्रभाव डालता है निर्माण पर। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों से पूर्ति करती है, बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की। अरे बिल्कुल उद्देश्यों की पूर्ति करती है। अब यही उद्देशिका प्रियम्बल ऑफ इंडिया बना। अब प्रियम्बल ऑफ इंडिया बना जिसमें ये तो पता चलता है ना कि राज्य की प्रकृति क्या होगी,
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की होगी, समाजवादी होगी, पंथ निरपेक्ष होगी, लोकतंत्रात्मक होगी, गणतंत्रात्मक होगी, जिसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की जाती है, जिसमें विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की बात की जाती है, जिसमें प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता की बात की जाती है, जिसमें एकता अखंडता और बंधुता की बात की जाती है, तो भाई जायज है कि क्या है, उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ठीक है ना। फिर संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, भारत के लोगों ने ही आदेशित किया भाई, जिसमें कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, बात सही है। तो आपका पहला वाला भी सही, दूसरा वाला भी सही और तीसरा वाला भी सही। फिर राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, क्या ये सही बात है? राज्य का मुखिया कौन होगा? राज्य का मुखिया जो होता है वह औपचारिक मुखिया, आप जानते हैं कि देश का राष्ट्रपति होता है, राज्यों में राज्यपाल होता है। आप 1947 का जब स्वतंत्र भारत अधिनियम पढ़े होंगे, जो मास्टर ने आपको बताया, तो उसमें एक पॉइंट था कि आगे चल करके जो गवर्नर जनरल होगा, कौन? गवर्नर जनरल और गवर्नर, ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों भारत के वैधानिक प्रमुख होंगे। कौन? वैधानिक प्रमुख। और यही गवर्नर जनरल किस नाम से जाना गया? राष्ट्रपति नाम से। गवर्नर किस नाम से जाना गया राज्यों में? राज्यपाल के नाम से। एक कैसा होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। एक कैसा होता है? औपचारिक प्रमुख होता है। एक कैसा होता है? वैधानिक प्रमुख होता है। तो आपको अगर कोई पूछे कि राज्यों के मुखिया का चुनाव कैसा होता है, क्या इनको जनता चुनती है? नहीं नहीं, इनको जनता नहीं चुनती है। कि देश का जो मुखिया होता है, गवर्नर जनरल मतलब कि राष्ट्रपति, उसका चुनाव कैसा होता है? उसका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष चुनाव, वहां पर जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है। इसलिए चौथा वाला कथन क्या करिए आप? गलत काट दीजिए। और जब चौथा वाला गलत काटेंगे, यहां पर भी 4 है, सभी काटिए इसको। यहां पर भी केवल आपके पास एक ऑप्शन बचा, A, 2 और 3। मतलब कि ऐसे भी एलिमिनेट करके भी आंसर आप निकाल सकते हैं। बाकी क्वेश्चन सब आए तो क्या दिक्कत है? ठीक है ना। चलें आगे। अब यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, और यहां पर 2 कथन दिए गए हैं और पूछ रहा है कि कौन सा कथन यहां पर सही है। ठीक है ना। कह रहा है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन। अब समझिएगा जरा, जब आप पूरा क्लास पढ़े होंगे तो उसमें हमने 1919 का भारत शासन अधिनियम बताया था। कौन सा बाबू? 1919 का शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। ये 1919 का भारत शासन अधिनियम जब हमने बताया, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। भी समझना जरा, इसको सुनिए। 1919 का भारत शासन अधिनियम ने बताया, फिर बताया कि इस अधिनियम की जांच करने के लिए 10 वर्ष पर एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। क्या बाबू? वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा और यह देखेगा कि 1919 का भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया गया कि नहीं लागू किया गया। इतनी बातें क्लियर। अब समझना जरा यहां पर कि यहां पर 10 वर्ष नहीं बल्कि उससे पहले ही वैधानिक आयोग का गठन कर दिया जाता है, जिसका नाम होता है साइमन कमीशन। जिसका नाम क्या होता है? साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन कब गठित किया गया? 1927 में गठित किया गया। ये 1928 में भारत आता है। 7 इसमें सदस्य होते हैं और टोटल क्या होते हैं? अंग्रेज होते हैं। और भारत की समस्याओं को देखने के लिए आता है, सदस्य टोटल अंग्रेज होते हैं। तो भाई मुद्दा भारत का है, समस्या भारत की है, राजनीतिक प्रशासनिक मुद्दा भारत का है, भ्रष्टाचार भारत में हो रहा है, असमानताएं भारत में हो रही है, शोषण भारतीयों का हो रहा है। तो ये अंग्रेज क्या करेंगे? इसमें क्या भारतीय अपने मुद्दों को नहीं रख सकते हैं? इसमें साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। क्यों नारे लगाए गए? टोटल सदस्य इसके जो है क्या थे? अंग्रेज थे। इसके अलावा इसके जो प्रावधान थे ना, वो बांटो और राज्य करो की नीतियों पर आधारित थे। ठीक। तो ये जो साइमन गो बैक के जो साइमन कमीशन गठित किया गया, अब यही साइमन कमीशन क्या करता है? 1930 में अपनी क्या करता है? रिपोर्ट देता है। एकदम ध्यान से सुनिएगा। और इस रिपोर्ट में जो भी बातें होती हैं, इस पर गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, 1930, 1931, 1932। एकदम ध्यान से सुनिएगा, 1930, 31, 32। अब 1932 में जब तीनों गोलमेज सम्मेलन होता है, तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों को मिला करके एक रिपोर्ट निकाली जाती है और इसी रिपोर्ट पर एक प्रवर समिति गठित की जाती है। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक प्रवर समिति क्या करती है? जांच करती है कि गोलमेज सम्मेलन में जो कुछ हुआ, क्या इसमें और कुछ बातें होनी चाहिए कि नहीं। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? उस प्रवर समिति के द्वारा जब रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो उसी रिपोर्ट को क्या किया जाता है? उसी रिपोर्ट को ब्रिटिश संसद में पास किया जाता है। ब्रिटिश संसद में पास, और जब ये पास हो जाता है तो एक प्रकार का एक्ट बन जाता है, जिसे हम 1935 का भारत शासन अधिनियम कहते हैं। क्या इतनी क्रोनोलॉजी आपके पास है? अगर नहीं है तो ये जान लीजिए आप गलत दिशा में जा रहे हैं।
मैं आपसे सच कह रहा हूं कि अगर नहीं है तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। एक क्रोनोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, तब जाकर के आप ये बता पाओगे कि हां, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत शासन अधिनियम 1935 के परिणाम होने के स्वरूप में हमको क्या होती है, दिखाई देती है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आप 1919 से आपको उठाना पड़ेगा, साइमन कमीशन को टच करना पड़ेगा, रिपोर्ट को टच करना पड़ेगा, उस पर प्रवर समिति गठित की जाती है लॉर्ड लेनिको की अध्यक्षता में, उसको फिर उसके बाद उस पर रिपोर्ट जारी की जाती है, फिर उसी रिपोर्ट को ब्रिटिश संसद में पास करके अधिनियम बना दिया जाता है, जिसको हम 1935 का भारत शासन अधिनियम कहते हैं। ठीक है ना। फिर यहां पर देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश शासन के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया। देखिए 1935 का भारत शासन अधिनियम कई प्रावधानों को लिए जाना जाता है। अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया, जो कह रहा है ये अखिल भारतीय संघ मतलब कि सूबों, जो देशी रियासतें थीं, जो प्रांत थे और देशी रियासतें थीं, दोनों को मिला करके एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन सफल नहीं हुआ था चूंकि देशी रियासतों ने मना कर दिया था। ठीक है ना। फिर उसके बाद इसमें कई प्रावधान, जैसे बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान, आरबीआई की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना, है ना, 6 प्रांतों में जो है द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया, तमाम उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाती है, राज्यों की स्वायत्तता की बात की जाती है, कई कई सारी चीजें। तो मुझे उम्मीद है कि सारा कुछ आपको जो है क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। तो ये बात सही है, आपका दोनों कथन सही होगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलें आगे। ठीक है, देखिए ये मैं एक क्वेश्चन कब पूछा गया, एक क्वेश्चन क्या यहां पर नहीं दिया गया क्या, अच्छा आपकी बार नहीं डाले हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। यहां पर देखिए जरा, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था। अभी अभी हमने बताया कि भारत का संविधान का सभा का जब गठन किया गया था, उसमें संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था, किनको, बी.एन. राव को। ये क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे। अच्छा, संविधान का जो प्रथम प्रारूप, इस प्रारूप को भी किसने तैयार किया था, बी.एन. राव ने, पेनेगल नरसिम्हा राव ने तैयार किया था। इतनी बातें क्लियर। अब यहां पर किया गया बी.आर. अंबेडकर दिया गया है, और आपको पता होना चाहिए कि बी.आर. अंबेडकर साहब प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। टोटल इस प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे, और इसका गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ये डेटवा आपसे आईएएस में पूछा गया है। ठीक है ना। ये प्रारूप समिति क्यों गठित की गई थी, ये जो बी.एन. राव के द्वारा प्रारूप बनाया जा रहा है, पहला वाला प्रारूप, इसी की जांच करने के लिए, इसमें सुधार करने के लिए, और जो तमाम समितियां थी उसके कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए और संविधान को मूल रूप प्रदान करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में। इतनी बातें क्लियर। अब यहां पर दिया है राजेंद्र प्रसाद को कुछ जो है, अच्छा बी.आर. अंबेडकर साहब पहली कैबिनेट के विधि मंत्री थे, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। यहां पर आपको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में ये दिखाई पड़ेंगे, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, मतलब कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद साहब थे। संविधान सभा में कुछ समितियां थी जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद साहब कर रहे थे। कौन, एक नियम प्रक्रिया समिति, उसके बाद संचालन समिति, नियम प्रक्रिया समिति, संचालन समिति, फिर उसके बाद झंडा के लिए तदर्थ समिति, फिर उसके बाद स्टाफ, कर्मचारी तथा वित्त के लिए एक समिति थी। इन समितियों की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, राजेंद्र प्रसाद साहब। के एम मुंशी ये जो है कार्य संचालन समिति, इसके जो है अध्यक्ष थे, और इसके अलावा यही के एम मुंशी ये जो प्रारूप समिति है इसके सदस्य भी रहते हैं। ठीक है ना, इसके क्या रहते हैं, सदस्य रहते हैं। अभी प्रारूप समिति आएगी, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक सदस्यों के नाम हम गिनाएंगे। चलें आगे। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा, सी इज द राइट आंसर। यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। मुझे लग रहा है कि अब इसमें ज्यादा सोचना नहीं है कि कौन तैयार किया था, बी.एन. राव साहब ने तैयार किया था। ठीक है ना, बी.एन. राव साहब ने। अच्छा, के संथानम एक समिति गठित की गई थी 1964 में। कब, 1964 में, ध्यान से सुनिएगा, 1964 में के संथानम समिति गठित की गई थी, और इसी समिति के द्वारा कुछ जो है सुझाव दिया गया था, जिसके आधार पर आपका जो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, जिसको हम सीवीसी कहते हैं, इसका गठन किया गया था। सीबीआई इसका गठन
के संथानम समिति की अनुशंसा के आधार पर किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। के एम मुंशी के बारे में बता ही दिया, अंबेडकर के बारे में बता ही दिया, ठीक है। चलें आगे, यहां पर आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। अब देखिए, हमने संघ संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति और राज्यों के लिए समिति, तीन समितियों की अध्यक्षता कौन कर रहे थे। तो आपको पता होगा कि तीन समितियों की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू। एक तो संघ, पहला वाला संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, फिर उसके बाद राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति। इन तीनों की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू साहब कर रहे थे। बी आर अंबेडकर आपको पता होगा कि एक प्रारूप समिति की अध्यक्षता कर रहे थे, प्रारूप समिति। जे बी कृपलानी, इनको अगर कोई पूछे कि यह किसकी अध्यक्षता कर रहे, तो आपको बताना है कि मौलिक अधिकारों पर एक उप समिति गठित की। ध्यान से सुनिएगा, मौलिक अधिकारों पर, अल्पसंख्यकों के संरक्षण, जनजातियों के संरक्षण पर जो समिति थी उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो उसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे। लेकिन अगर पूछे कि मौलिक अधिकारों पर उप समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जेबी कृपलानी। यहीं पर लिख लीजिए कि मौलिक अधिकारों पर, मौलिक अधिकारों पर एक उप समिति थी। इस उप समिति की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो जेबी कृपलानी साहब कर रहे थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये प्रारूप समिति के सदस्य हैं, प्रारूप समिति के क्या हैं, सदस्य हैं। एक कुछ बातें आपको याद रखनी है, तो आपका जो आंसर होगा वो सी होगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे, यहां पर देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। दो तीन बातें याद रखनी है आपको। एक तो अगर आपसे पूछे कि राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति, तो राज्यों के लिए समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, इनके अध्यक्ष हमने क्या बताया, जवाहरलाल नेहरू साहब, जवाहरलाल नेहरू साहब। लेकिन अगर हम प्रांतों, ये जो है प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है ना, क्या प्रांतीय संविधान समिति, ये अगर पूछे प्रांतीय संविधान समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन है, सरदार पटेल। अरे भाई सरदार लिख नहीं पा रहे हो, सरदार पटेल साहब है, ठीक है। और सरदार पटेल एक और समिति के अध्यक्ष होते हैं जिसका नाम क्या है, मौलिक अधिकारों की समिति, मौलिक अधिकारों की। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के संरक्षण, जनजातियों के संरक्षण, इनके संरक्षण से भी संबंधित समिति जो है वह एक ही में, मतलब कि मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों के संरक्षण से संबंधित समिति, उसके अध्यक्ष कौन है, सरदार पटेल है। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों पर उप समिति अगर आपसे पूछे तो उप समिति कौन है, जेबी कृपलानी है। इनको आपको याद रखना है, जेबी कृपलानी है, ठीक ना बाबू, ये आपको याद रखना है। यहां पर देखिए जरा, प्रांतीय संविधान समिति, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, सरदार पटेल साहब हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और जो है राज्यों के लिए समिति। राजेंद्र प्रसाद नियम प्रक्रिया समिति, संचालन समिति और झंडा पर जो है तदर्थ समिति, राजेंद्र प्रसाद। बी आर अंबेडकर प्रारूप समिति, ठीक है ना। चले आगे, यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति का जो है अध्यक्ष कौन था। यहां पर पूछ रहा है कि जो प्रारूप समिति गठित की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था। तो एक काम करते हैं, प्रारूप समिति कब गठित किया गया था, इसका गठन कब हुआ था, तो आपको बताना है 29 अगस्त 1947 को हुआ था, ठीक ना बाबू। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो सदस्य इसमें टोटल 7 थे, ये अध्यक्ष सही थे। तो इसमें अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष बी आर अंबेडकर साहब थे, बी आर अंबेडकर साहब थे, बी आर अंबेडकर। और सदस्य कितने थे समझिएगा जरा, के एम मुंशी, जैसे लिखिए जरा, एन गोपाला स्वामी आयंगर, ये दूसरे सदस्य। फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। फिर उसके बाद के एम मुंशी, फिर उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्ला,
सैयद मोहम्मद सादुल्ला, फिर इसके बाद एन माधव राव, एन माधव राव, फिर उसके बाद टी कृष्णामाचारी। ठीक है ना। अब जरा सुनना, एक अध्यक्ष के रूप में यहां पर आपको मिला पहले, दूसरे जो है एन गोपाला स्वामी अयंगर, तीसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे के एम मुंशी और पांचवें सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठे जो है एन माधव राव और सातवें जो है टी कृष्णामाचारी। एन माधव राव किसके स्थान पर आते हैं? तो बी एल मित्र के स्थान पर आते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। टी कृष्णामाचारी किसके स्थान पर आते हैं? डीपी खेतान साहब के स्थान पर आते हैं, ये भी आपको याद रखना। जरा देखिए, जरा इसमें पूछ रहा है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो बी आर अम्बेडकर साहब थे। ठीक है ना, तो बी आर अम्बेडकर, ये आपको ध्यान में रखना है। चलें, अब यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष। अब देखिए क्वेश्चन आपका आ गया ना, तो अभी अभी हमने बताया था कि सरदार पटेल, ये मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों के संरक्षण से संबंधित जो समिति थी वो सरदार पटेल। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों पर, यहीं पर आ जाइए, मौलिक अधिकारों पर अगर उप समिति पूछे, उप समिति, तो यहां पर आप किसको ऑप्शन करोगे? जे बी कृपलानी साहब। ठीक है ना, जे बी कृपलानी। तो ये आपका जो आंसर है वो क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, चले आगे। अब यहां पर देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? अभी अभी हमने 7 नाम दिया, जिसमें एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, फिर उसके बाद जो है हमने अंबेडकर साहब अध्यक्षता कर ही रहे थे, फिर उसके बाद एन माधव राव और टी कृष्णामाचारी। उसमें 7 सदस्यों में एन गोपाला स्वामी अयंगर, बात सही है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, बात सही है, जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे, सरदार पटेल सदस्य नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, सरदार पटेल 2 समितियों के, एक प्रांतीय संविधान समिति और दूसरा जो है यह है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों के संरक्षण से संबंधित समिति, एक सरदार पटेल कर रहे थे। तो 1 और 3 होगा, 1 और 3 आपका जो सी ऑप्शन है, सी इज राइट आंसर। ठीक है ना बाबू, चलें आगे। यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो जो संविधान सभा की अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। माना जाता है कि ये अंतिम बैठक जो थी ये ब्राह्मी बैठक थी। ठीक है ना। दूसरा, इस बैठक में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान इसको संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। और इस डेट को क्या हुआ था? राजेंद्र प्रसाद साहब को देश का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। ठीक है ना, ये पहला राष्ट्रपति। तो एक कुछ आपको घटनाएं, पहला कि संविधान, ये 24 जनवरी 1950 का डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? कि 12वीं बैठक, अंतिम बैठक संविधान सभा की हुई थी, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था और राजेंद्र प्रसाद को देश का राष्ट्रपति बनाया गया था, इसलिए ये बैठक इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखना, जरा संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 दिया है, बिल्कुल दिया है। यहां पर 26 नवंबर 1949 का डेट, 26 नवंबर 1949 का जो डेट है, यहां पर संविधान सभा द्वारा जो संविधान है, अपने इस संविधान को क्या किया गया था? जिसको संविधान सभा ने बनाया था, संविधान को स्वीकार किया गया था। क्या किया गया था बाबू? स्वीकार किया गया था, अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था, आत्मार्पित किया गया था। तो एक कुछ बातें आपको जो है 26 नवंबर 1949। अच्छा, मजे की बात है कि जो 26 नवंबर होता है, इस डेट को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं बाबू? संविधान दिवस मनाते हैं। एक कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। फिर यहां पर 1 दिसंबर दिया है, 25 जनवरी दिया है। 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? 25 जनवरी को हम मनाते हैं मतदाता दिवस। एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं। तो मतदाता दिवस की थीम थोड़ा सा 2026 की बताइएगा क्या है, कमेंट करके, ठीक है ना। बाकी 5 दिसंबर 1949 बहुत इंपॉर्टेंट डेट नहीं है। चलें आगे। यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो भाई भारत का संविधान 2 डेट को याद रखना है। एक तो जो है पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? एक पूछता है कि कब ये तैयार हुआ, मतलब कि इसको स्वीकार कब किया गया, या फिर अंगीकृत, ऐसे शब्द आएगा,
अंगीकृत कब किया गया, या फिर पूछेगा कि अधिनियमित अधिनियमित कब किया गया, या आत्मार्पित कब किया गया, आत्मार्पित कब किया गया। तो ये अगर तीनों चारों शब्द आए, जो भी शब्द आए, तो यहां पर आप बताओगे कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया गया, जिस डेट को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। यहां पर अब आप जरा देखना कब पूर्ण हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। ये आपका ऑप्शन सही है। 26 जनवरी 1950 यहां पर अपना जो संविधान है ना, अच्छा इस डेट को 26 नवंबर 1949 को केवल 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था, संविधान के महत्वपूर्ण 15 अनुच्छेदों को। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 360, इसके अलावा 370, 324, ऐसे ऐसे कुछ अनुच्छेदों, 66, 67, ऐसे ऐसे अनुच्छेदों को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 यहां पर जो अपना पूरा संविधान है, पूरे संविधान को क्या कर दिया जाता है, लागू। अच्छा 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं बाबू, संविधान दिवस मनाते हैं। एक डेट और 25 जनवरी और इस 25 जनवरी को हमने क्या बताया, मतदाता दिवस बताया। क्या बताया बाबू, मतदाता दिवस। एक कुछ बातें आपको याद रखनी है। 11 फरवरी, बाकी 13 फरवरी या 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है, उसको आप ध्यान में दे सकते हैं। ठीक ना। चलें आगे, यहां पर देखिए जरा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो थोड़ा सा देखते हैं प्रारूप समिति की नियुक्ति। तो प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। एक एक डेट आप लिखते जाइए, उसके बाद क्रमवार आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना। संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित किया गया था। अभी अभी मास्टर ने आपको बताया कि 26 नवंबर 1949 को किया गया था। कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित या तैयार किया गया था, जो भी आपसे पूछे। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है, प्रवृत्त मतलब कि लागू होने की तिथि, तो आप बताओगे कि साहब 26 जनवरी 1950 की तिथि है। क्या है, 26 जनवरी 1950 की तिथि। संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है मास्टर ने आपको बताया था 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है। अब आप 4 डेट आपको मिल गए, 4 सेंटेंस है, आप अपने अनुसार इसको व्यवस्थित कर लीजिएगा। ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि संविधान दिवस के बारे में। अच्छा संविधान दिवस है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर नवंबर 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना। केवल आपको 26 नवंबर याद रखना है। संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नागरिक कथन एक दिया है कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को जो है संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। बात सही है, ताकि लोग जो है संविधान के प्रति सचेत रहें और संविधान के जो है निहित प्रावधानों को अपने अंदर रखें, संजोए रखें और उसको लागू करने का प्रयास करें। राज्य से भी अपेक्षा की जाती है, नागरिकों से भी अपेक्षा की जाती है। नागरिकों से इसलिए अपेक्षा की जाती है कि आपके मौलिक कर्तव्य जो है वो संविधान में निहित है। जो अनुच्छेद 51 का में है, जो भाग 4 का में है, 11 मौलिक कर्तव्य है, उन परंपराओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन की बात की जाती है। ठीक है ना। राष्ट्र के लिए हमेशा जो है आपको तत्परता की बात की जाती है। तमाम सारी चीजें हैं, तो ये बात सही है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कथन 2 कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई थी। अब देखिए ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है आईएएस का, और यहां पर कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को, ये डेट पहले सुनिए, फिर क्या कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को यहां पर क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 को यही तो हुआ था ना कि प्रारूप समिति ने जो संविधान का निर्माण किया था उसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, मतलब कि उसको स्वीकार किया गया था। तो संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई। अरे भैया प्रारूप समिति इस डेटवा को नहीं बनी थी। प्रारूप समिति जो बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी, 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। तो इसको काटिए, तुरंत काटिए। तो एक कथन गलत है, दूसरा सही है। तो कथन एक सही है, दूसरा क्या है, गलत है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलें आगे, यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कथन और कारण का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है। बिल्कुल आवश्यकता की पूर्ति करता है भाई। हमको मौलिक अधिकार चाहिए कहां, हमको मौलिक कर्तव्य चाहिए कहां, हमको न्याय चाहिए कहां, तो सारा कुछ जो है यहां पर शक्तियों का जो विभाजन किया कहां,
संविधान में। तो आवश्यकता तो पूर्ति करता है, बात सही है। फिर कह रहा है क्योंकि, अच्छा जो कथन और कारण का क्वेश्चन हो उसमें क्योंकि लगा करके जवाब तलाशने की आप कोशिश करिएगा। क्योंकि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। गृहीत संविधान कहा जाता है तमाम ऐसे प्रावधान हमने अमेरिका के संविधान से, रूस के संविधान से और इसके अलावा आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, तमाम संविधानों से, फ्रांस के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया। ग्रहित संविधान कहा जाता है। लेकिन क्या ग्रहित संविधान की वजह से हमारी आवश्यकता की पूर्ति होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कथन और कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या ए नहीं कर रहा है। तो आपका जो आंसर होगा वो बी होगा। बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। किसने कहा था कि संविधान सभा को कांग्रेस थी? किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी? हमने आपको जो संविधान सभा पढ़ाया था एकदम लास्ट में 3 स्टेटमेंट लिखवाए थे। एक जो है विंस्टन चर्चिल का स्टेटमेंट, एक जो है हमने ग्रेनविल ऑस्टिन का स्टेटमेंट। तो पहला जो था वो ग्रेनविल ऑस्टिन का था। ग्रेनविल ऑस्टिन का स्टेटमेंट क्या था? संविधान सभा एक दलीय देश का, एक दलील नहीं, एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। एक किसका स्टेटमेंट है? ग्रेनविल ऑस्टिन का। विंस्टन चर्चिल का भी स्टेटमेंट आता है, विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन में दिया गया होगा विंस्टन चर्चिल। हाँ, इनका स्टेटमेंट क्या आता है? इन्होंने कहा कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा यह एक जाति की सभा है। क्या है? एक जाति की सभा है। सर जॉन साइमन का भी स्टेटमेंट आता है, सर जॉन साइमन। इनका स्टेटमेंट आता है जो संविधान सभा है, संविधान सभा यह हिंदुओं की सभा है। इन्होंने क्या कहा? हिंदुओं की सभा है, हिंदुओं की सभा है। अब देख लीजिए किसका स्टेटमेंट। तो ग्रेनविल ऑस्टिन का ये स्टेटमेंट था, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बस आपका लेक्चर खत्म हो गया भैया, ठीक है। तो मिलते हैं कल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। संविधान के स्रोत के साथ कल मिलेंगे, पूरा डिटेल से बातचीत करेंगे, लिखवाएंगे, नोट्स आपको बनाना है। आपने मुझे सुना उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। थैंक यू।